नमस्कार। आज चंदवानी सर की क्लास में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बलदेव महर्षि जी, जो सिरोही कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और हमें सौभाग्य मिला है आपसे बातचीत करने का। पिछले दिनों से काफ़ी सारे विद्यार्थियों के प्रतियोगियों के हमसे बातचीत हो रही है, बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज बॉक्स में रखे हुए हैं कि सर कैसे तैयारी करें और कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है। तो आज हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं बलदेव महर्षि जी, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में सफल हुए हैं बहुत अच्छे अंकों से और बहुत अच्छी तैयारी के साथ। तो हम उनसे इनके अनुभव के बारे में जानते हैं ताकि आप सब लोगों के लिए ये उपयोगी हो सके। तो बलदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद दीपक जी, मेरा भी सौभाग्य है कि आपसे और आपके विद्यार्थियों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है आपके मंच के माध्यम से, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे इसको और हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो 2 भागों में विभक्त है जिस तरह से हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर लेते हैं कि कुछ विद्यार्थी इस तरह से भी भ्रमित रहते हैं कि क्या गाइडों में से पढ़ें, और गाइडों में पढ़ें तो फिर कौन सी गाइड पढ़ें, या पुस्तकें ज़्यादा उपयोगी रहती हैं या गाइड। हालांकि समय तो कम ही है परीक्षा के लिए, लेकिन फिर भी एक सरसरी तौर पर हम बात करें कि किस तरह की तैयारी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। जी दीपक जी, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो परीक्षा चल रही है और जिसकी तैयारी बच्चे कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, उसके लिए हम कोई शॉर्ट प्रोग्राम अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन सामान्यतः ये मान के चलता हूँ कि जिसको हिंदी साहित्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, राजस्थान का ही नहीं, देश भर में किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी एजेंसी के द्वारा उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। और उसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य में, विशेष रूप से बात करें तो एक तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं और दूसरा है विश्लेषणात्मक प्रश्न। एक सवाल ये आता है कि वो आमतौर पर एक प्रश्न पूछते हैं कि वो कौन सी गाइड है, एक गाइड का नाम बताइए जिससे हम तैयारी कर सकें। तो गाइड में असल में क्या होता है, डेटा रहता है। तो ऐसी प्रामाणिक पुस्तकों की भी कमी नहीं है जिसमें डेटा है। तो मैं तो यह कहता हूँ कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी करते समय कम से कम 3 माह का समय दें, और उसकी प्रोसेस एक बहुत सीधी सी है। हम 3-4 पुस्तकों के नाम लेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, और उसके बाद में चूँकि इतिहास लिखने वालों का अपना एक दृष्टिकोण है, तो इतिहास के अंदर, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर जो विश्लेषणात्मक सवाल आते हैं वो दृष्टिकोण के सवाल है। हिंदी साहित्य को, इतिहास को देखने के पीछे उनकी दृष्टि क्या है। तो एक दृष्टि हो गई मर्यादावादी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसलिए हमें उनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। एक दृष्टि होगी परंपरावादी, जो ये मान के चलते हैं कि परंपरा से हिंदी साहित्य की चीज़ें चली आ रही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 3 पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास एक ही पढ़ लें तो काफ़ी है। बिल्कुल। इसके बाद में तीसरी दृष्टि आती है मार्क्सवादी दृष्टि। इसके लिए आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का पढ़ें। बिल्कुल। अब आपको चाहिए वो एक किताब जिसमें आपको लगता है कि मुझे तो एक बताइए। हाँ, एक बताइए जैसे पढ़ें और बस रातों रात हम असिस्टेंट। इसके लिए आप असल में डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल के द्वारा जो संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास है जी, वो एक नोट्स ही है जी, अपने पूर्व और अच्छा नोट्स है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में उनसे पहले लिखे गए इतिहासों को उसमें समाहित किया गया, मुख्य मुख्य बातों को, और उसमें यह भी है कि उसमें अपडेट भी किया गया है। बिल्कुल। 2010 तक की रचनाएं वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो एक तो आपके ऊपर यह ठप्पा नहीं लगेगा कि आप गाइड पढ़ रहे हैं जी। अब इसको पढ़ने का सीधा सीधा तरीका जो मुझे मालूम है और जो मेरा प्रयोग किया हुआ है जी, और मैं तो यह दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा को आप इस पद्धति से करते हैं तो आप 100% सफल होंगे। किंतु परंतु नहीं है इसमें, पेपर के अंदर। बिल्कुल। तो जब आप शुक्ल को पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हैं, आप बच्चन सिंह को पढ़ते हैं, तो याद कुछ मत करिए जी। आप उस समय याद कुछ मत करो,
आप जब एक काल को एक साथ पढ़िए, जैसे हम आदिकाल तैयार हमें करना है जी। तो आप आदिकाल शुक्ल जी में पढ़िए और ध्यान रखिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो परीक्षा में उपयोगी हो सकती है, उसको निशान लगाइए, मार्क करते चले। मार्क करते जाइए। बिल्कुल। और दूसरा यह है, समझिए कि कहानी क्या है। हम सब लोग इसी पद्धति से पढ़ते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहानी क्या है, ये मतलब मामला क्या है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप ऊपर से देखिए जी, सरसरी तौर पर देखिए। आदिकाल पढ़ें और आदिकाल पढ़ने के बाद में आप समझे कि अच्छा आदिकाल है और आदिकाल में 6 प्रकार की साहित्य धाराएं हैं, ये वो लोग थे। जब मैं अलवर में आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि राजस्थान में अलवर कहाँ है। फिर मैं गली ढूंढता हूँ, घर ढूंढता हूँ, है ना। तो यही बात इसमें आती है। उसी प्रकार से आप फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़िए। उस समय भी आप इतना ध्यान रखिए कि परीक्षोपयोगी क्या है, मार्क कीजिए और यह ध्यान रखिए कि ये उससे अलग क्या कह रहा है जी। और फिर आपकी तुलना शुरू हो जाती, बिल्कुल, जो आपको इंटरव्यू तक के काम आएगी। और मैंने भी इसी तरीके से, जैसे मैंने, आप तो कह रहे हैं कि काल वाइज पढ़िए, काल के एक एक काल को लेकर के चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर समय है आपके पास तो आप पहले शुक्ल जी पढ़ डालिए और फिर उसके बाद अगर आपको उसमें फिर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पढ़िए और उसमें ऐसा लगता है कि यहाँ मत भिन्नता आ रही है या कोई नया तथ्य हमारे सामने आ गया है, तो उसे आप वहाँ पर अपने नोट्स बनाते हुए आप उसमें वहाँ अंकित करें। तो इस तरह से एक बहुत अच्छी जी, मैं वही कह रहा था कि जैसे आपने पहले शुक्ल जी को पढ़ा, फिर उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुरू करते आपके दिमाग में तुलनात्मक चीजें आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये था, ये है और ये अंतर है, बिल्कुल, ये साम्य है, ये वैषम्य है। उसके बाद में आप बच्चन सिंह को पढ़िए। काम आपको वही 2 करने जो हमने पीछे बताए। अब आपके पास 3 किताबें हैं जिनमें आपने मार्क कर रखा है। वैसे अगर देखा जाए, मैं ये देखता हूँ कि बच्चन सिंह जी का इतिहास तथ्यात्मक रूप से हमें कोई नई जानकारियां नहीं देता। वहां पर आप देखें कोई नया तथ्य आपको नहीं मिलेगा। शुक्ल जी और जो पीछे से चले आ रहे मत हैं उनमें तुलनात्मक जो दृष्टिकोण है वही हमें वहां दिखाई देता है। और बच्चन सिंह को पढ़ने का फायदा मुझे ये नजर आता है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप दोनों मतों को, जो पीछे से चले आ रहे हैं या जो विभिन्न मत हैं, उनका आप वहां तुलना कर पाते हैं उसको देख। एक मैं छोटी सी बात कहूंगा, हल्की सी बात है वो, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने का मजा लेना है तो फिर आप बच्चन सिंह को पढ़े। बच्चन सिंह को पढ़िए, ठीक है। शुक्ल और हजारी के प्रसाद द्विवेदी के बाद में अगर आपको बोझ लगता है पहले तो आप नहीं पढ़ सकते, ये बात निश्चित है। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस क्रम से इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुए उसी क्रम से पढ़िए, पढ़ने चाहिए। पहले जो प्रकाशित हुआ उसको पहले पढ़िए और बाद में जो हुआ। और ये जो आपने बात कही ना कि बच्चन सिंह हमें डेटा नहीं देता, तो डेटा के लिए फिर चौथी किताब हमने कही है नगेंद्र का इतिहास। फिर वहां आके आप उसको कंपाइल कीजिए। बिल्कुल, आंकड़े वहां पर आपको मिलेंगे और बहुत सारे मत भी मिलेंगे आपको, विभिन्न जो विद्वानों के मत हैं वो भी नगेंद्र के इतिहास में मिलेंगे। या मैं भूल जाऊंगा बाद में, विद्यार्थियों की शिकायत आती है कि सन कहाँ से याद करें। हाँ। क्योंकि विश्वसनीय नहीं है सन। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर बहुत जरूरी हो तो ही रामचंद्र शुक्ल के विक्रमी संवत पर भरोसा कीजिए, नहीं उसको याद मत करिए। बिल्कुल सही। आप सन नगेंद्र से याद करिए। और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो नगेंद्र के इतिहास में, जैसे हम आधुनिक काल को पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत चीजें उन्होंने क्रम से जमा रखी हैं पहले से ही। और जब हम क्रम से पढ़ते हैं तो कई बार परीक्षा में क्रम हमें याद भी रह जाता है। तो इसीलिए नगेंद्र के इतिहास से आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं उनके क्रमानुसार हमें उल्लेख मिलता है और हमें उनको याद रखना चाहिए। और यह भी है कि सन के सवाल बहुत कम आते हैं। हाँ, बहुत कम। 1-2 आते हैं, जैसे नेट में क्रम वगैरह के आते हैं, तो वो उसकी तैयारी नगेंद्र से हो सकती है। और दूसरा यह है कि आपको किसी एक किताब पर भरोसा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी निश्चित है। आप अगर कोई गाइड पढ़ते हैं। अच्छा, तो शुक्ल जी के बारे में मैंने ये महसूस किया है कि शुक्ल जी का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जहां से आपके नोट्स कम पड़ जाते हैं और हर बार एक नई पंक्ति वहां से उठा करके और परीक्षा में दे दी जाती है। तो इसीलिए जितना गहन अध्ययन शुक्ल जी का किया जाए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाकी जैसे आप देखें कि बाकी तो जो इतिहास ग्रंथ हैं या गाइडों में जो प्रश्न हैं कि इस विद्वान ने ये कहा, इस विद्वान ने वो कहा, तो वो तो यूं की यूं बातें पूछ ली जाती है, लेकिन शुक्ल जी का पता नहीं लग पाता है कि कहाँ से एक नया प्रश्न उठा करके, क्योंकि उन्होंने जो प्रामाणिक निष्कर्ष दिए हैं वो आज तक भी उतने ही महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। मेरी नज़र में इसका एक कारण है और वो ये है कि जब आप पहली बार शुक्ल जी के इतिहास को शुरू कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं वो सब पहचान लूंगा जो परीक्षा में काम आएगा, तो बहुत दूर की कौड़ी है। बहुत दूर की कौड़ी। हमने जो प्रोसेस बताया है, पहले 3 पढ़िए, फिर चौथे को पढ़िए, फिर कंपाइल करके नोट्स बनाइए, फिर याद कीजिए, अब वापस जाके शुक्ल जी को पढ़िए। बिल्कुल, और आपको फिर से नई बातें नजर आएगी और फिर अब आपके सामने पंक्तियां चमकेंगी। मुझे याद है कि मैंने एक बार एक विद्यार्थियों को नोट्स में लिखवाया
कि प्रतिभा तो उनमें बड़ी प्रखर थी, इतनी लाइन मैंने लिखवाई। और बच्चे, और मैंने लिखा ये रामचंद्र शुक्ल, तो बच्चों ने कहा ये क्या प्रश्न है, ये क्या प्रश्न हो सकता है। लेकिन फिर वो परीक्षा देने गए, एच टेट, हरियाणा का टेट था, उसमें वो प्रश्न आया। तब उन्होंने कहा सर, लेकिन फिर उन्होंने कहा ये बात आपने कैसे लिखवाई। तब मैंने उनको बताया कि ये बात शुक्ल जी 2 या 3 बार कहते हैं और चमकती है। असल में हमको मतलब ब्रह्मा जी नहीं है कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये पंक्ति पूछी जाएगी या नहीं पूछी, लेकिन अलग से जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये नानक जी की पंक्ति है और ये नेट में आई। और मैंने गुरु कहीं नहीं मिलती है, ये शुक्ल जी के ग्रंथ में वही मिलती। और साधो भाई ऐसा पंथ हमारा अलग से आपको चमकती हुई दिखाई देगी। कब? जब आपका अध्ययन व्यापक हो जाएगा जी। जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में समझ बना लेंगे, तब आप पीछे लौट के शुक्ल जी को फिर पढ़िए। और मैं तो कहता हूँ जब तक परीक्षा नहीं होती है तो बार बार पढ़िए। सुबह सुबह लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उनके जीवन का वो एक नियम है। उसी प्रकार से शुक्ल जी का ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो 2000, मैं अपनी बात करूँ कि 2008 से मैं लगातार हिंदी साहित्य पढ़ रहा हूँ और शुक्ल जी को मैंने कई बार पढ़ा है, कई परीक्षाओं में पढ़ा है और कई विद्यार्थियों को पढ़ाना जब पढ़ा तो फिर तब और पढ़ा। लेकिन अब भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जब शुक्ल जी का इतिहास उठा करके पढ़ते हैं तो पता नहीं कितनी कितनी नई बातें समझ में आती हैं। तो उस दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए शुक्ल जी को मैं मानता हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर कोई गति नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, नगेंद्र में एक मैं जोड़ना चाहूंगा, रीतिकाल नगेंद्र में नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा उसमें क्या है कि जो डाइवर्सन जो बाइफिकेशन किया गया उसमें विद्यार्थी फंस जाता है, उसमें बहुत उलझाव है थोड़ा। तो आप क्योंकि वो रीति बद्ध धारा में अलग अलग सर्वांग विवेचन उस तरीके से कर देते, नया विद्यार्थी फंस जाता पता चले कि मतीराम कहीं और भी हैं और दूसरी जगह पर भी मिलते हैं, 4 जगह आ रहे हैं, तो 4 जगह मतीराम आ जाते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ से नहीं पढ़ना तो उसमें उसको बच्चन सिंह से पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। रीतिकाल से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं ज्यादा वो। और नहीं तो नोट्स बना दीजिए कि 3 धाराएं आपने जो बांट दी हैं, रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा, रीति धारा, एक जगह कर लीजिए। और फिर मतीराम जहां भी 4 बार आ रहा है अगर नगेंद्र में, तो उसको एक जगह पर आप अपने नोट्स में ले आइए। अब हम इसको यूं कह सकते हैं कि आप नगेंद्र से पढ़िए लेकिन उसके बाइफर्केशन को मत मानिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाइफर्केशन तो अपने को वही मानना पड़ेगा, उसका जो वर्गीकरण है वो अपने को वही मानना पड़ेगा जो परंपरा से चलता आ रहा है। वो 3 भागों में वही बांटिए। बिल्कुल। चलिए कुछ और विषय है, जैसे हम बात करें कि हिंदी भाषा का थोड़ा हम आधुनिक काल के बारे में विशेष चर्चा करें। तो फिर इसी में करते हैं पहले। आधुनिक काल के बारे में बात करते हैं। बताइए। आधुनिक काल के बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक काल से पूछे जाते हैं जी। आधुनिक काल में आप ऐसे कवियों को पहचाने, पिछले प्रश्न पत्रों को देखें, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, और आप उन लोगों को पहचाने जिनके बार बार क्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आधुनिक काल में सबसे ज्यादा यही प्रश्न आते हैं और इसमें विद्यार्थी थोड़ा सा वो कमजोर महसूस करता है। तो आपके रीतिकाल तक तो इसमें चल रहा है सही? हाँ चल रहा है ऐसे ही। 1 मिनट इसकी थोड़ी सी बैटरी में कम कर देता हूँ जिससे काफी देर चल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कम होगी नहीं। ठीक है, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आधुनिक काल को विशेष रूप से हमें उस प्रकार से ये देखना चाहिए कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनके बारे में क्रम से प्रश्न आते हैं, और आप पूरा नगेंद्र का जो इतिहास है उस पर फोकस करिए जी। क्योंकि डेटा आता है आधुनिक काल में। आदि काल में एक प्रकार से हम कह सकते हैं शुद्ध धारणाओं के सवाल आते हैं, भक्ति काल में भी धारणाओं के सवाल, अवधारणात्मक जो प्रश्न वो आते हैं। आधुनिक काल में अधिकतर डेटा आता है जी। तो नगेंद्र को आप पूरी तरह से एक एक पत्ता पत्ता उसका शब्द शब्द कोना कोना आपको याद होना चाहिए, और उसी क्रम से जिस क्रम से उसको दे रखा है। अब आप भाषा की बात कर सकते हैं जी। तो हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास में शुक्ल जी से आप बात शुरू करें, शुक्ल जी पढ़ें और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो पढ़ें ही, और आधुनिक काल के लिए विशेष रूप से नगेंद्र पढ़ें। और अगर आपको साहित्य का मजा लेना है और आपको तुलनात्मक विवेचन थोड़ा सा समझना है, या फिर आप साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप बच्चन सिंह को पढ़ें, वहाँ डेटा आपको नहीं मिलेगा। और न बच्चन सिंह के द्वारा जो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं उनका उतना महत्व परीक्षा के दृष्टिकोण से, लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ने को आप गणपति चंद्रगुप्त का किसी का भी और बहुत सी आगे किताब में बता सकते हैं, तो फिर बहुत हैं। और जब साक्षात्कार की बात होगी तो फिर और बातें करेंगे विद्यार्थियों से। अभी परीक्षा का दबाव भी है तो इतना ज़्यादा उनको डराते नहीं है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 1-2 पुस्तकें आती हैं, हरदेव बहारी जी और भोलानाथ तिवारी, विशेष रूप से भाषा विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं हम, हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की बात, उसके उद्भव और विकास की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हरदेव बहारी जो है
उनको पढ़ना ठीक रहता है या भोलानाथ तिवारी को पढ़ना ठीक रहता मेरे हिसाब से इसमें अभी जो कॉलेज व्याख्याता की बात करें तो उसमें दो प्रकार की थोड़ी सी, राजस्थानी का भी एक टॉपिक है। जी जी बिल्कुल। इसको छोड़ के भाषा, उसकी बोलियां, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान, उसके विकास, हरदेव बाहरी पर्याप्त बहुत अच्छा उसमें समझाया हुआ प्रामाणिक पुस्तक है, संक्षिप्त रूप में, और संक्षिप्त रूप उतना काफ़ी है जी। आप तुलना करने के लिए भोलानाथ तिवारी को पढ़िए। भोलानाथ तिवारी की भी किताब हिंदी भाषा के नाम से ही आती है, नहीं तो भाषा विज्ञान अलग भाषा है। विज्ञान खरीद लाते हैं विद्यार्थी और उलझ जाते हैं थोड़ा। और हरदेव बाहरी की भी सामान्य हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, ये स्क्रीनशॉट भेजते हैं, जबकि ऐसा नहीं, उसकी हिंदी भाषा नाम से। और मैं बता दूं छोटी सी बात, एक लाल रंग में या नीले रंग में आती है, नीले रंग में आती है, विशेष रूप से मेरे पास नीले रंग में है। हाँ, तो वो खरीदनी चाहिए। और जो राजस्थानी का जो टॉपिक है वो वहाँ कम मिलेगा आपको, तो उसके लिए जो जीके की किताबें आती है, जैसे राजस्थान कॉलेज लेक्चरर की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके पहले थर्ड पेपर में वो है, वहाँ पढ़िए आप। अच्छा, मैं आपको एक और नई जानकारी दे दूं, आपको भी पता होगा कि नहीं है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय से हम जब एमए करते थे तो संजीव पासबुक में भाषा विज्ञान का जो संजीव पासबुक थी भाषा विज्ञान पेपर की, उसमें राजस्थानी के बारे में बहुत गहराई से बातें लिखी हुई हैं। और अगर किसी के पास अपना एमए अभी पूरा हुआ है उसका, या पास पड़ोस में कोई एमए का विद्यार्थी है और वो संजीव पासबुक से उसने पढ़ा है, मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, ना कोई विज्ञापन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कहीं से मिले, सामग्री लेकिन सामग्री मिलनी चाहिए, और वो अच्छी सामग्री है उसमें, तो वहां से भी विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने ये भी आता है, किसी ने पूछा था मुझसे पिछले दिनों कि वैदिक संस्कृत से शुरू करें हिंदी भाषा को जब विकास की बात करते हैं, या केवल जो बोलियों के वर्गीकरण है 17 बोलियां हैं तो वहां से शुरू करें, या वैदिक संस्कृत से शुरू करना चाहिए। अब इसमें मुझे लगता है कि हिंदी भाषा का जो विकास है, कम से कम अब बच्चे कहते हैं कि इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का नाम नहीं है, तो आप निश्चित रूप से अपभ्रंश को तो छोड़े नहीं, उसको तो पढ़े क्योंकि अपभ्रंश को लोग पुरानी हिंदी कह देते हैं, अवहट को तो कहते ही कहते हैं। अपभ्रंश में भी हिंदी के गुण हैं, तो अपभ्रंश को तो पढ़े ही पढ़े, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं। लेकिन वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, ये 4 भाषाओं की जहाँ तक जानकारी है, तो आपने देखा होगा कि इनके बारे में और तो जानकारी काफ़ी है, लेकिन इनके बारे में 4-4, 5-5 विशेषताएं हैं। हाँ। मतलब एक भाषा के बारे में 4 या 5 पंक्तियां बनेगी, बिल्कुल, वो उतना आप कर लें तो मुझे लगता है बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ भाषा में परिवर्तन आता है आगे चलकर, जैसे वैदिक संस्कृत से फिर लौकिक संस्कृत में क्या परिवर्तन आया है ना, या उसके संबंध में जो तथ्यात्मक जानकारी, विभक्ति कितनी रह गई, लिंग वचन, ऐसे करके 4-5 लाइन बनेगी, 4-5 लाइन का कुछ बनता है मैटर, वो विद्यार्थी को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अपभ्रंश से आप अच्छा शुरू करिए। हाँ, अपभ्रंश से आप पूरा शुरू करिए कि अपभ्रंश का नाम भले ही नहीं हो, अपभ्रंश की जो भाषागत जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में लोगों ने क्या कहा, अपभ्रंश के मतलब पहले किसने कोई नाम दिया, रण भाषा किसने कहा, ये सब चीजें हैं, ये वहां से गहराई से आप शुरू करिए। अच्छा। और इसमें 2 किताबें, जैसे जीके में पढ़ लीजिए राजस्थानी के बारे में, और हिंदी भाषा हरदेव बाहरी पर्याप्त है। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं काव्य शास्त्र की। तो काव्य शास्त्र में 2 तरह से हमारे पास आता है काव्य शास्त्र। एक तो सिद्धांत के रूप में भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आता, एक छंद, अलंकार, रस आदि के बारे में, स्नातक स्तरीय के बारे में। तो पहले तो स्नातक स्तरीय के बारे में बात कर लेते हैं कि वहाँ रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियाँ, हालांकि इस बार शायद शब्द शक्तियाँ नहीं है। हाँ, मैंने देखा था, क्योंकि शब्द शक्ति बहुत मुझे पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता था, और वास्तव में वो जो था विद्यार्थी बहुत उलझता भी था वहाँ पर। लेकिन चलिए, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बात है कि वहाँ शब्द शक्तियाँ नहीं आ रही, लेकिन शब्द शक्तियाँ आ सकती हैं ध्वनि सिद्धांत। चलिए, लेकिन हम बात कर लेते हैं छंद अलंकार की। उसके लिए आप अगर एक पुस्तक बतानी हो कोई तो बताएं। बिल्कुल, मैं अब इसको स्नातक स्तरीय काव्य शास्त्र को 2 भागों में बांटूंगा जी। इसमें पूरा स्नातक स्तरीय भले ही शब्द शक्ति नहीं हो, लेकिन हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कई जगह होगी। आप इसको 2 भागों में बांटिए। एक वो जहाँ उदाहरण पूछे जाते हैं, वो 2 टॉपिक हैं, शब्द शक्ति और अलंकार, अधिकतर उदाहरण आते हैं जी। दूसरे वो जहाँ पंक्तियाँ आती है, 4 कथन आते हैं, है ना, डेटा सवाल आ जाता है, वो फिर रस है, छंद है, गुण है, उसमें वो चीज़ें आती हैं। शब्द शक्ति अलंकार के लिए आप जितने उदाहरण पढ़ पाए उतना कम है। बहुत बढ़िया। बाकी के लिए आप एक पुस्तक पढ़िए। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैं विशेष रूप से अलंकार के बारे में बताता हूँ कि मैंने अलंकार की परिभाषा लिख दी है, और उसके बाद मेरे पास जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध रहीं, उन पुस्तकों में से मैंने
जो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे पिछली पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिला, तो मैंने उसको वहां पर अंकित कर लिया। और इस तरह से मैंने लगभग एक एक अलंकार के 50-50 उदाहरण 50 उदाहरण कर लिए। रख लिए। उसके पीछे कारण ये रहता है कि अलंकार में ये पता ही नहीं चल पाता, कई बार एक नई पंक्ति आ जाती है, बिल्कुल। और नई पंक्ति जब तक आप उसका अर्थ नहीं समझेंगे, और नई पंक्तियां का अर्थ समझना कोई बहुत आसान नहीं है। अगर मान लीजिए वो अन्योक्ति में कही गई है, तो अगर उसका प्रसंग नहीं पता है, संदर्भ नहीं पता है, और पता नहीं कि किस लेखक ने कब किस कवि ने कही है, तो मैं ये मानता हूँ कि अलंकारों में विशेष रूप से इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और अलंकार और शब्द शक्ति में विशेष रूप से आपको शब्द शक्ति भी। मीनिंग आना चाहिए। दोनों टॉपिक की हम साथ चर्चा करेंगे। पहली बात, इसमें आपको अर्थ आना चाहिए। दूसरी बात, इसमें आप जितने ज़्यादा उदाहरण पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तीसरी बात, ये टॉपिक जितने व्यापक हैं, जितने मुश्किल हैं, प्रश्न उतने आसान आते हैं। ये आप ध्यान देने की बात है। इसीलिए अगर आपने एक अलंकार के 50 उदाहरण इकट्ठे कर लिए हैं विभिन्न किताबों से, तो मैं कहता हूँ 99% आपके उस 50 उदाहरण इकट्ठे किए हुए उसमें से प्रश्न आ जाएगा। बिल्कुल। उदाहरण उन्हीं 4-5 किताबों में से आता है। तो मैं इसके लिए 2 किताबें कई बार तो ऐसा भी लगता है कि यार वो 2 किताबें फालतू ही पढ़ ली। लगता है ऐसा कि ये तो पहली किताब में ही था सब कुछ। पूरी किताब मुझे लगता है कि 2 किताबों से आप तैयारी कर रहे हैं। एक तो काव्यांग प्रभा, डॉक्टर नवीन नंदवाना की किताब आती है सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जो है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी। और उस किताब की एक खासियत आपको मैं ये बताऊं कि उसमें यह बताया गया कि इस पंक्ति में ये अलंकार है, और आगे बढ़ के वो ये भी बताते हैं कि इसमें ये क्यों है, और ये भी बताते हैं कि ये पंक्ति किस रचना में है। किस रचना में। मान लीजिए राम की शक्ति पूजा से वहाँ उदाहरण है एक, तो फिर वो नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि ये निराला की राम की शक्ति पूजा से। तो इससे एक फायदा ये भी होता है कि जैसे हिंदी साहित्य में अगर वो पंक्ति कहीं आ जाती है प्रश्न में, तो उसका भी फायदा मिलता है विद्यार्थी जी। तो ये आप मान के चलिए कि इसमें एक तो नवीन नंदवाना जी की किताब है, और एक आप दूसरी हेतु भारद्वाज जी का काव्यांग विवेचन ले सकते हैं, वेंकट शर्मा का ले सकते हैं। वेंकट शर्मा मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। हालांकि जो हेतु भारद्वाज जी की पुस्तक है, मैंने उसमें देखा तो बहुत पीछे जाकर के वो केवल उदाहरण ही उन्होंने लिख दिए हैं, उसको कहीं समझाया नहीं है। और कई बार ऐसा लगता है कि वो कोई एक उदाहरण इस अलंकार का न होकर के उस अलंकार का है। व्याकरण में और काव्य शास्त्र में जो किताबें आती है उनकी अपनी अपनी सीमाएं। हाँ, तो ये हेतु भारद्वाज की किताब की मुझे लगता है सीमा है। वेंकट शर्मा की किताब मुझे बहुत अच्छी लगी इस अर्थ में। उदाहरण भी ज्यादा। नवीन नंदवाना जी की किताब बहुत अच्छी लगी, तो वहां से ये बात पड़ी। ये 2 किताबें बहुत है उसमें। चलिए, और अब हम काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उन पर बात कर लेते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनको कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए और एक क्या दृष्टिकोण रख करके पढ़ना चाहिए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाकर सीमित बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें प्रश्न ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए मैंने जो पुस्तक पढ़ी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, एक डॉक्टर नगेंद्र की किताब है रीति काव्य की भूमिका। अच्छा। उसमें रीति काव्य की भूमिका में एक पाठ है, तीसरा पाठ है, जो रीति काव्य के शास्त्रीय आधार। अच्छा। वहाँ उन्होंने 6 सिद्धांतों के बारे में और साधारणीकरण के बारे में बहुत अच्छा बताया है। वाह, बढ़िया। तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। हालांकि वो किताब ऑनलाइन मिलती है, कम जगह उपलब्ध होती है। इसके अलावा भगीरथ मिश्र का नाम तो आता ही, वो तो सब खरीदते हैं, उनको पढ़िए। पाश्चात्य के लिए आप देवेंद्र नाथ शर्मा और सत्यदेव मिश्र एक किताब है सत्यदेव मिश्र की पाश्चात्य काव्य शास्त्र अधुनातन संदर्भ। अच्छा। थोड़ी सी मुश्किल किताब है। अच्छा। जिसके पास समय हो वही पढ़े। और देवेंद्र नाथ शर्मा है, उसकी अलग खासियत। हर एक किताब की अपनी जो मूल किताबें होती हैं उनकी अपनी अपनी एक खासियत होती है। देवेंद्र नाथ शर्मा की सबसे अच्छी बात यह कि वो कहानी बताते हैं। बिल्कुल, बहुत सरल और सहज भाषा है, सहज भाषा में, स्वाभाविक भाषा है। बच्चे ये कहते हैं कि वो किताब मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो जब ये कहते हैं कि अरस्तु ने ये कहा कि कला प्रकृति का अनुकरण है, तो ये बताएंगे कि ये उसने क्यों कहा। चाहे 2 पेज खर्च हो जाएं, लेकिन पूरी कहानी पीछे की बताएंगे। हर सिद्धांतकार की उस समय की परिस्थिति, उस समय की उसकी जो बात थी, उसकी मानसिक अवस्था क्या थी, उसके बारे में बता के फिर उसकी उपज क्या निकली वो बताते हैं। तो आप पाश्चात्य के लिए देवेंद्र नाथ शर्मा को पढ़ें, और इधर आप चाहें अगर भगीरथ मिश्र या रीति काव्य की भूमिका दोनों नहीं पढ़ पाए तो आप रीति काव्य की भूमिका पढ़ें। फिर दोनों की एक मिक्स किताब आती है, अशोका प्रकाशन दिल्ली से निकलती है। एक थोड़ी सी खराब कागज़ की किताब है वो, सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो 3 किताबों में आपकी 2 यूनिट पूरी हो जाती है। भारतीय के लिए आप नगेंद्र के रीति काव्य की भूमिका पढ़िए, और इसमें ऐसा भी, इसके भी आपको नोट्स बनाने चाहिए। बिल्कुल बनाने, क्योंकि इसमें कहानी लंबी है और डेटा कम है। अब आप वर्ड्सवर्थ की बात करें
तो बहुत बार तो यही प्रश्न आता है कि कविता सहज भावों का उच्छलन है, ये किसकी पंक्ति? बिल्कुल डर जाता है विद्यार्थी। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर मैं बात करूंगा कि विशेष रूप से वो डर जाता है। आप डरे नहीं, आप उसको पढ़ें। अच्छा, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र को समझना भारतीय काव्य शास्त्र को समझने से आसान है। डेटा कम है, डेटा भी कम है, और जितना गहराई में जाकर के भारतीय काव्य शास्त्र में विद्वानों ने कार्य किया है, उतना गहराई में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो विद्वान है वो नहीं गए। हाँ बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है। और उसमें आप प्रत्येक विद्वान और प्रत्येक सिद्धांतकार की बात करेंगे तो मुझे लगता है उसका अगर आप मैटर निकालेंगे समझ लिया वो तो यहाँ फिट हो गया, उसके लिए कागज काले करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप परीक्षोपयोगी निकालेंगे तो हर एक सिद्धांतकार के बारे में एक प्रश्न से ज्यादा कोई प्रश्न बात निकल के नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने किसी का बना बनाया एक प्रश्न पढ़ लिया और फिर आप कहते हैं कि मेरे प्रश्न सही नहीं हुए, तो नहीं होंगे क्योंकि वो बाई प्रोसेस नहीं निकला है। हाँ, और आपने उसको समझा नहीं। कई बार क्या होता है कि प्रश्न में वो यूं की यूं लाइन नहीं उठ करके आती है काव्य शास्त्र की। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत है उसमें यूं की यूं लाइन नहीं उठ के आएगी। तो सिद्धांतिक में तो और बिल्कुल वो एक नई पंक्ति आ जाती है जिसके अर्थ वही होते हैं। हाँ, जिसके अर्थ वही होते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी नहीं समझ पाता है, और वो नोट्स, कुछ विद्यार्थी नोट्स मांगते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप सफल होने की किसी भी संभावना आपकी नहीं हो। किसी भी मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चलो ठीक है, आप उपन्यास, नाटक, गद्य, विधाओं के नोट्स पढ़ लेते हैं तो काम चल जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ भारतीय और पाश्चात्य, और विशेष रूप से पाश्चात्य काव्य शास्त्र के नोट्स हैं, और उसकी बहुत जगह कोचिंग भी उपलब्ध नहीं है जी। अच्छी कोचिंग है वो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की उपलब्ध नहीं है। ग्रामर पढ़ाने वाले तो खूब हैं, अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे इसको भी पढ़ाते होंगे, लेकिन कम है बनिस्पत कम अध्यापक मिलते हैं, तो यहाँ विद्यार्थियों को संकट आता। तो जहाँ आपको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती वहाँ आप अच्छी पुस्तक तो पढ़िए। अच्छा, मैंने एक चीज ये भी देखी है कि आपको भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को समझने में कहाँ कठिनाई आती है और क्यों आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आपने MA जो किया है वो बहुत अच्छे से नहीं किया है, और आपने 7 डे का जो एक कोर्स होता है वो किताब को भी, 7 डे वाली किताब को भी मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि साहब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु लगा दीजिए। हाँ। तो जिसमें 5 ही प्रश्न है उसमें से आप क्या महत्वपूर्ण लगा देंगे? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है। चलिए इस पर बात नहीं करेंगे ज्यादा, और इसको कंक्लूड कर देते हैं थोड़ा सा कि रीति काव्य की भूमिका पुस्तक जो है नगेंद्र जी की, वहां से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ना है तो देवेंद्र नाथ शर्मा को पढ़ सकते हैं, और इन दोनों को कंपाइल करती हुई एक किताब सत्यदेव चौधरी की पढ़ सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप वो दोनों किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, रीति काव्य की भूमिका आपके पास नहीं उपलब्ध हो पा रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, या देवेंद्र नाथ शर्मा को नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक अकेली किताब जो है सत्यदेव चौधरी, उसमें आपको दोनों ही पक्ष मिल जाते हैं। अच्छा, कॉलेज की परीक्षा की बात करूं तो कुछ टॉपिक उसमें हो सकता है नहीं मिले तो संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद और विखंडनवाद ये नगेंद्र की किताब में, ये नगेंद्र की किताब में है। ये बच्चे देखते नहीं है, उसके पीछे है टॉपिक। ये मैंने भी जब पिछली बार मैं तैयारी कर रहा था तो ये कहीं मिले नहीं थे, तो कुछ तो मैंने इंटरनेट से निकाला, कुछ प्रतियोगिता साहित्य की किताब में मिल जाते हैं जो नेट की तैयारी के लिए होती है, और उसके बाद जो है वो डॉक्टर नगेंद्र में आती है। तो चलिए, ये अच्छी एक जानकारी रही। अब हम बात कर लेते हैं व्याकरण की, क्योंकि व्याकरण भी है, और हालांकि व्याकरण पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं। हाँ, लेकिन फिर भी हम विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें व्याकरण के संबंध में कि वो क्या पढ़ें। व्याकरण को लेकर मेरा थोड़ा सा ज्ञान है, कम है। मैं ये कहूँ कि मेरी असल में रुचि कम रही। हाँ, रुचि कम रहती है। मैंने अनुमान से काम लगाया, थोड़ा अनुभव से, इस प्रकार से कह सकते हैं। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो इसमें जैसे जितने टॉपिक हैं उसको आप अगर नवीन व्याकरण रचना से पढ़ लें, नवीन व्याकरण जो BS राजस्थान माध्यमिक 9वीं से 12वीं तक जो चलती है, उसके पाठ्यक्रम में जो चलती है, चलिए तो वो किताब उपयोगी है। वो किताब ठीक। अच्छा, मैंने ये देखा है कि उसमें जो नई आ रही है, रचना प्रबोध करके आ रही है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो रचना प्रबोध नहीं लें विद्यार्थी, और जो पुरानी किताब है जो नवीन हिंदी व्याकरण रचना करके आती थी, जिसमें प्रबोध नहीं होता था, और एक लाल और भूरे से रंग की और बीच में पीला सा रंग था उसमें, वो किताब ज्यादा थोड़ा बड़ा है। हाँ, आकार बड़ा है, तो वो किताब ले सकते हैं। और अगर थोड़ा गहराई से सामान्य हिंदी ले ले, सामान्य हिंदी हरदेव बाहरी और केदार पांडे की किताब आती है। अच्छा, सामान्य हिंदी उस पुस्तक का नाम है। बड़ी किताब है, पूरी कॉलेज लेक्चरर में काम नहीं आती, लेकिन उसके कुछ टॉपिक आपके काम आएंगे, और मुझे ठीक लगी वो किताब, क्योंकि उसमें संतुलित उदाहरण है और काफी मात्रा में है। तो सामान्य हिंदी नाम से आती है, हरदेव बाहरी और केदार पांडे की। वो किताब अच्छी है, उससे आपका काम चल जाएगा। ग्रामर में ज्यादा मुझे लगता है कि परिश्रम करने की उतनी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल।
और एक एमए पढ़ चुके विद्यार्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहा है, उसकी इतनी तो व्याकरण पर पकड़ होती है कि वो सामान्य प्रश्नों को उसका शब्दावली से हो जाता है। हाँ, शब्दावली से उसका और अनुभव भी हो जाता है अब तक, क्योंकि उसने 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में, लेक्चरर में परीक्षाएं देने का प्रयास किया ही होता है किसी न किसी स्तर पर, तो उसका हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक रचनाएं जो जोड़ दी गई हैं, और पिछली बार भी थी कुछ, इस बार उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। तो हम ये एक एक रचना पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन रचनाओं को पढ़ते समय, गद्य रचना को पढ़ते समय या नाटक को पढ़ते समय या काव्य रचनाओं को पढ़ते समय किस तरह की सावधानियां रखें विद्यार्थी और किस तरह का मैटर पढ़ें। मैं इसमें अपनी बात 2-3 चरणों में कहूँगा। अगर कोई पुस्तक पूरी पाठ्यक्रम में है तो उसकी भूमिकाओं को भी महत्व दें, नंबर 1 बात। अगर किसी पुस्तक का केवल एक अंश पाठ्यक्रम में है, जैसे किसी पुस्तक के 20 पद हैं, तो उसकी 40 पेज की भूमिका नहीं पढ़नी। प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो उतना वहाँ ऊर्जा, महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, ऊर्जा खत्म करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हम पद्य की बात करें, कविताओं की बात करें, तो कविताओं में फिर ये चिंता रहती कि हर एक विद्यार्थी के प्रश्न कैसे आएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो 20 पद आपके सामने हैं उनको आप समझ लें। अब ये तो कोई बात नहीं है कि वो कहाँ मिलेगी, मीरा मुक्तावली कहाँ मिलेगी, ये तो बात नहीं है, ये तो आप अपना मैनेज करेंगे। लेकिन जब आप मीरा मुक्तावली के 20 पद पढ़ रहे हैं तो आप उसको समझ लें कि असल में बात क्या है और बात का निहितार्थ क्या है। 2 प्रकार की, अनुवाद और उसका निहितार्थ। जैसे पिछली बार एक प्रश्न आया था कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, यह किसके लिए है, तो निराला के स्वयं के जीवन के लिए। अनुवाद तो उसका ये है कि राम कहते हैं कि मेरा जीवन तो ऐसा मतलब धिक्कार है कि वो हमेशा विरोध झेलता रहा। बिल्कुल। लेकिन निहितार्थ उसका निराला की तरफ। तो आप पढ़ें। अच्छा, वहाँ रटना कुछ नहीं है जी, दिमाग को भी एक्टिव करने के कई तरीके होते हैं। रटने के लिए अलग प्रकार से उसकी मशीनरी को शुरू करना पड़ता है, वो आप मत करिए। जब आप पद्य पढ़ रहे हैं तब आप आराम से समझें कि बात क्या है और बात के भीतर बात छुपी हुई वो क्या है, किसके लिए कही गई है। यही प्रश्न आते हैं सामान्यतः। कई बार एक प्रश्न भी यह भी आ जाता है, कई एक पूरी पंक्ति देते हैं पेपर सेटर और उसके बीच में एक शब्द को काला कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं, फिर उसका अर्थ वो पूछते हैं। तो किसी भी शब्द के 2 अर्थ होते हैं, शब्दकोशीय अर्थ होता है और उस संदर्भ में कविता में उसका अर्थ अलग हो सकता है। तो आप शब्दकोशीय अर्थ में मत जाइए, वहाँ जो पूछा जा रहा है, क्योंकि पंक्ति देकर शब्द पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि पंक्ति के संदर्भ में उसका अर्थ क्या है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, दोनों मिलेंगे। यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात, अगर कोई कविता में 2 पार्ट हैं या 2 चरित्र हैं कोई भी और बातचीत हो रही है, तो यह प्रश्न भी आ जाता है। थोड़ा सा हल्का प्रश्न है कि किसने कहा और किसके लिए कहा। ये बहुत स्तरहीन प्रश्न है, लेकिन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते समय क्या करें, समझे, और ये आपको ध्यान मत करो आप वहाँ पे। ये मैं ये कहता हूँ। एक प्रश्न मेरे सामने आया, आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गोबर की आयु क्या थी। हाँ, गोदान में। अब क्या गोदान में होरी के वो खेल में जब पहुंचता है शुरुआत में और अंत में जब होरी की मृत्यु हो जाती है तो क्या गोबर की आयु एक ही रही होगी पूरे गोदान में? लेकिन उन्होंने वो पंक्ति पढ़ी, हाँ, जो प्रेमचंद ने लिखी। और ये मतलब ये प्रश्न किसी एक फेसबुक ग्रुप में पूछा गया कि गोबर की आयु कितनी थी और विद्यार्थी नीचे बता रहे हैं 32 थी और 33 थी और 18 थी और 17 थी। मैं मतलब बड़ा दुख हुआ मुझे सोच के। ऐसे प्रश्न असल में बेरोजगार विद्यार्थी की मनस्थिति बहुत ज़्यादा विकट होती है और उसके लिए ये हर चीज़, और वो घिरा रहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो घर पे बैठ के तैयारी कर रहा होता है तो उसका पड़ोसी आता है कि मैं तो आजकल ये पढ़ रहा हूँ, इतने में वो हिल जाता है कि ये मैं कैसे नहीं पढ़ पाया। वो जो अभाव के कारण जो एक प्रकार की मानसिक अवस्था है वो बहुत, मैं घर जा के महसूस करता हूँ विद्यार्थियों के, और मैं देखता हूँ उनके चेहरे पर ये बात। तो कोई बात नहीं, आप इसको सहजता से, मैं तो ये कह रहा हूँ कविता पढ़िए। और दूसरा एक मैं बता रहा था कि आप इस भी ऊर्जा खत्म मत कीजिए। जब आपके 10 पद्य रचनाएं लगती है, आप उसमें मत ढूंढिए कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा अलंकार, वो प्रश्न वहाँ नहीं आता। वो वहाँ आएगा जहाँ पे स्नातक स्तरीय काव्य शास्त्र है, जहाँ छंद अलंकार का वहाँ आएगा, जाना है वहाँ 2 प्रश्न अलंकार के आ जाएंगे। तो आप यहाँ मत ऊर्जा खत्म कीजिए। आप प्रैक्टिस आपको करनी है, शौक से करिए, लेकिन आप उसको याद मत कीजिए। विद्यार्थी संवेदना का प्रश्न आएगा, अगर कविता है तो संवेदना का आ सकता है, बिल्कुल तथ्यात्मक आ सकता है, किसने किसके लिए कहा वो आ सकता है, पंक्ति दे के शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है और उसका निहितार्थ क्या है। और अगर कोई मुद्दे की बात है, सारी बातें आ गई है, मैंने कहा इससे अलावा प्रश्न नहीं आता। अंतिम बात बता रहा हूँ कि अगर कोई मुद्दे की बात है तो कविता का मूल भाव आ सकता है। बस कबीर से मूल भाव भी नहीं आएगा। हाँ, भाषा की बात से आ सकता है,
भाषा की बात जो कुंवर नारायण की कविता है वो मुद्दे की बात है, कैमरे पे बंद आ पाए जो वो मुद्दे की कविता है, तो वहाँ से मूल भाव का प्रश्न आ सकता है। लेकिन कबीर की आप पद पढ़ रहे हैं वहाँ मूल भाव भी नहीं, क्योंकि मुक्तक है उसमें क्या मतलब अलग अलग दोहे में अलग अलग बात है, तो मूल भाव भी नहीं है। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और अब थोड़ी सी बात करते हैं कि गद्य रचनाएं कुछ पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, तो उनका अध्ययन किस तरह से करें विद्यार्थी, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गद्य रचनाएं असल में नेट के पेपर में भी हैं बहुत सारी, उसकी विशेष रूप से 2-3 यूनिट है, और कॉलेज व्याख्याता में भी है। तो मैं उसके लिए कहूँगा कि आप उसमें 2 प्रकार की योजनाएं बना सकते हैं। अगर समय कम है तो, समय है तो पूरी रचनाएं पढ़िए, और समय कम है तो आप 2 प्रकार से काम कर सकते हैं कि जो बड़ी रचनाएं हैं, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत पूरा अगर है तो जो बड़ी रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़िए, और छोटी रचनाओं को पूरा पढ़िए। लेकिन एक बात उसमें ध्यान देने की है कि जब आप गद्य को पढ़ते हैं तो उसकी एक समरी बनाइए, उसमें एक नोट्स बनाना जरूरी है। पद्य में आपका बिना नोट्स के काम चल सकता है, आपने पढ़ा छोड़ दिया ठीक है, आप प्रश्न कर देंगे अगर समझ गए तो, लेकिन गद्य में कुछ डेटा रहता है। इसलिए गद्य रचना को पढ़ते समय आप उसमें आने वाले पात्रों के आपस में अंतर संबंध, और उसमें अगर कोई डेटा आता है तो डेटा हालांकि पूछना गलत है लेकिन पूछ लिया जाता है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि गद्य रचनाएं अगर आप एक जगह इकट्ठी करोगे तो बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है, इसलिए परीक्षा के निकट जाकर आप उनका रिवाइज नहीं कर सकते। इसके लिए आप सावधानी के रूप में पहले उनके नोट्स जरूर बनाइए और उन नोट्स को फिर पढ़िए। गोदान आपके, अगर आप चाहें गोदान का लास्ट में जाकर रिवाइज कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते। तो इसलिए आप ऐसी रचनाओं का एक समरी जरूर तैयार करें। अच्छा, मैंने ये देखा है कि आप जो ये रचनाएं हैं एक बार तो आप बहुत पहले पढ़ लें, जब ये पाठ्यक्रम आया भी नहीं हो या वैकेंसी नहीं आई हो तब भी पढ़ लेनी चाहिए, और एक बार आपको 15 से 20 दिन पहले वो पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आपके मस्तिष्क में कुछ उसकी छाया रहे। कई बार क्या होता है कि आपने 3 महीने 4 महीने पहले कोई चीज़ पढ़ी है, इतने वो सब, और उसके बाद आपने तैयारी शुरू की, छंद अलंकार पढ़ रहे हैं आप, और वो पीछे से पूरी की पूरी जो बातें हैं उसमें पात्र कौन थे वो सारे साफ हो जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि 1 महीने से 15 दिन जब बचे परीक्षा में, तो उससे पहले आपको एक बार जो आपने या तो मार्क कर रखे हों उन गद्य रचनाओं में, या जो उसकी जो समरी बनाई है आपने पात्रों की, तो वो एक बार पढ़ लेनी चाहिए। उसमें यह भी है, आपने एक अच्छी बात कही, अगर आप 15 दिन पहले सारे उपन्यास या बड़ी रचना नहीं पढ़ पाए तो कम से कम कहानियाँ वगैरह पढ़ लें, क्योंकि एक प्रश्न आपने देखा होगा निबंध से या कहानी से सीधी पंक्ति आती है कि ये पंक्ति कौन सी रचना से है, तो अब ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप कैसे इसका रट्टा मारेंगे और कैसे इसका नोट्स बनाएंगे, तो फिर ये अगर आपने उसको बार बार पढ़ा है और कुछ दिन पहले पढ़ा है तो एक हल्का सा एक इमेज बन जाएगी, अच्छा ये बात उस रचना से हो सकती है। दूसरा ये है कि अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, 2011 का कॉलेज लेक्चरर भी मैंने दिया था और उसमें भी मेरा चयन हुआ था, इंटरव्यू दिया मैंने, तो वहां मैंने देखा कि जो प्रश्न थे वो सिलेबस से उठ करके आ गए। जैसे कि गोदान किसकी रचना है, हाँ, सीधा सीधा, हालांकि इतना सरल प्रश्न नहीं आया कोई भी, लेकिन फिर भी मतलब प्रश्न ऐसे थे। जैसे ये प्रश्न था कि अभिव्यंजनावाद किसका सिद्धांत है, तो वो तो सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि क्रोचे का सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद। तो इस तरह के प्रश्न भी यहाँ भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत बार ऐसे विद्यार्थियों के फ़ोन आते हैं, अब अभी ताज़ा की बात है, राहुल शंकरतैन की मेरी तिब्बत यात्रा बहुत बड़ी उसको माना जाता है, और गंधमादन को पढ़ेंगे तो आपको 15 दिन लग सकते हैं नए विद्यार्थी को पढ़ने में। नहीं, लेकिन परिवर्तन हो गया उसके अब उसका, हाँ सॉरी, उसका परिवर्तन हो गया। लेकिन अब राहुल शंकरतैन की बात करें, मेरी तिब्बत यात्रा, तो विद्यार्थी समझता है कि बहुत बड़ी किताब है, कैसे पढ़ें, तो उसको वो छोड़ देता है। छोड़ने का भी एक अपना तरीका है, उसको पूरी तरह नहीं छोड़ें, उसकी विषय वस्तु देखें, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, वो कितने कितने भागों में बंटी हुई है, बिल्कुल, अध्याय क्या है, अध्याय उसको तो आप देख लीजिए। एक सरसरी तौर पर देखा जा सकता है कि उसमें यात्रा है तो कौन कौन सी जगह कौन सी यात्रा है, इतना तो आप देखिए। कई बार बहुत ऐसा प्रश्न आता है कि बहुत विषय सूची देखने वाले का सही हो जाता है, और आपने उसको किताब को कभी देखा ही नहीं, तो वो प्रश्न आप नहीं। जैसे हम पिछली बार सौंदर्य की नदी नर्मदा था, तो उसमें यात्राएं शुरुआत में लिखी हुई हैं इंडेक्स में कि यहाँ से यहाँ तक की यात्रा, यहाँ से यहाँ तक की, तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी अंतिम यात्रा कौन सी है। हाँ, कई बार जैसे यही मैं कह रहा हूँ, अगर छोड़ना है तो ढंग से छोड़िए। तो ये गद्य रचना, तो ऐसे नहीं छोड़ना है कि बिल्कुल ही उस पर नजर ही नहीं डालें, नजर नहीं डालें, आप उसमें भी समय दें जी, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर मैं कहीं विद्यार्थी होता हूं तो मैं अपना और बाकी जगह से समय बचा करके भी कम से कम एक बार किसी रचना को पढ़ लेना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आप तेजी से पढ़ें, द्रुत वाचन और क्या होता है, तो उस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये बातें हुई गद्य रचनाओं की।
और अब हम बिल्कुल साहित्य से अलग, क्योंकि ये भी परीक्षा का ही एक पक्ष है और सामान्य ज्ञान भी जी जुड़ा हुआ है। जीके का एक पेपर होता है और कई बार ये एक निर्णायक पेपर बन जाता है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि साहित्य तो सभी पढ़ रहे हैं, तो निर्णायक आके यहाँ हो जाता है कि आपके जीके में कितने नंबर आ रहे हैं। तो किस तरह से आता है सामान्य ज्ञान और किस तरह की तैयारी वहाँ करनी चाहिए साहित्य के विद्यार्थी को, ये बात इसको आपने ध्यान सही रखना कही। पड़ा। क्योंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए और जिस प्रकार के पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र आते रहे हैं उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता है। बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने वालों में और बहुत ज़्यादा सतही पढ़ने वालों में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है और वो गैप जो वो जीके पूरा कर देता है। क्योंकि राजस्थान जीके 100 प्रश्न आते हैं और बहुत मुश्किल, मुझे लगता है इस बार भी मुश्किल ही आएगा। उसके लिए आप राजस्थान जीके के लिए तो इतनी मूल किताबें पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपडेट जो चीज़ें होती रहती है, जिसमें जो डेटा अपडेट होता रहता है उसमें गाइड ज़्यादा ठीक रहती है, क्योंकि गाइड अपडेट होती रहती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी अगर कोई करना चाहता है तो पेनोरमा की किताब जो है उसको आप पढ़िए, पेनोरमा की पूरी किताब, और इकोनॉमिक्स के 2 साल के डेटा या 3 साल के और 1 साल 3 साल के में मुझे लगता है कि ज्यादा है। हाँ, 2 साल के, पिछले 2 साल भी अगर आप पढ़ रहे हैं, पिछला और बजट करंट पढ़ लिया जीके, पिछला बजट पढ़ लें, ये बजट पढ़ लें, ये बजट पढ़ लें, करंट जीके लगभग 6 महीने का, और कई चीज़ें तो 1 साल में एक ही बार घटित होती है, वो 1 साल की। बिल्कुल ठीक है, करंट जीके इस प्रकार से, और 2 साल का इकोनॉमिक्स का डेटा और पूरी पेनोरमा की किताब अगर आपको याद है, पढ़ने का मैं नहीं कहूँगा, अगर आपको वो सारी याद है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेनोरमा के पढ़ने के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि ये फ़ोन बार बार आते रहते हैं कि पेनोरमा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कहानी भी है, डेटा भी है। तो आप बार बार मत पढ़िए उसको। आप जब पेनोरमा पढ़ेंगे या कोई गाइड पढ़ते हैं तो आप उसमें कहानी को एक बार पढ़िए और डेटा को चिन्हित कर लीजिए, यही तरीका है। फिर उसको बाद में उस डेटा को पढ़िए खाली। किताब आपकी 40% रह जाएगी। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जो योजना थी परीक्षा की, जो मैंने योजना अपनाई, उसी पर बात आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सफल होने वाले लोग जो हैं वो इसी योजना के साथ काम करते हैं। बिल्कुल, ये हम मैं बात कर रहा हूँ तो कोई ऐसी आदर्शवादी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो प्रयोग किया और ये पाया कि जितनी परीक्षाओं में हमने इस प्रकार से तैयारी की वो सब में अच्छे तरीके से सफल हुए, कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी ऐसा। भूगोल को पढ़ने के लिए आप मानते हैं कि नक्शों पे काम करना चाहिए? बिल्कुल, भूगोल को पढ़ने के लिए नक्शों पे काम करना चाहिए, और भूगोल में थोड़ा सा हर चीज़ में मैं ये कहता हूँ कि आप अपने दिमाग को खपाइए। जब आप पढ़ रहे हैं तो चंबल नदी चंबल नदी चंबल नदी यूँ नहीं, आप सोचिए कि राजस्थान में नक्शा लीजिए, उसमें नक्शे में नदी भरिए, है ना। और ये एक हम अपना डिवाइडेशन कर सकते हैं। जब आप गाइड पढ़ते हैं और याद कर रहे हैं, उसके बाद में अपना डिवाइडेशन कर सकते हैं कि 5 नदी ये, इसको याद करना है, ठीक है। और हल्का सा एक मैं तरीका और बता देता हूँ, बात जब चल रही है, जैसे आप राजवंश आपको याद करने हैं, तो आप सबसे पहले ये दिमाग में सोचें कि 4 राजवंश मुझे याद करने, तो ये 4 नाम। उसके बाद में ये तय करिए कि ये एक राजवंश में ये 10 नाम, दूसरे में ये 10 नाम, और तीसरे में ये 4 नाम, और चौथे में ये 5 नाम। अब आप वो नाम याद करिए, ठीक। फिर प्रत्येक नाम के बारे में 10-10 लाइनें या 5-5 लाइनें वो याद करिए। इस तरीके से आप अपने दिमाग में एक ढांचा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप पहले गाँव को देखिए, गाँव से गली, गली से घर, घर से उसके बाद में बंदे से मिलिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप बिना किसी योजना के और बिना किसी ढांचे के आप राजस्थान जीके पढ़ते हैं, बहुत लंबा सिलेबस है राजस्थान जीके का, छोटा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से जैसे हम पढ़ते हैं संविधान को, तो वहाँ समझ भी बहुत आवश्यक है। बिना समझ के आप वो लंबी लंबी पंक्तियाँ आ जाती है, वो नहीं आते। तो बहुत मतलब ये, हालांकि इसका हम विशेषज्ञ मैं नहीं हूँ इसका, लेकिन फिर भी जिस प्रकार के मैंने अनुभव किए, तो आप उसको समझ के साथ और अपने नोट्स या अपना डायग्राम, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप एक पेज में डायग्राम बना के अपना सब कुछ सेट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी है विद्यार्थियों में कि वो 3 गाइड ले आते हैं जीके की। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत गलत निर्णय होता है। आप किसी भी एक गाइड को प्रामाणिक मान करके, हालांकि कोई भी गाइड प्रामाणिक नहीं होती है, लेकिन उसी पर विश्वास करके आप ले आएं कोई भी एक गाइड। अब वो पनोरमा आपने बताई, मैं विद्यार्थियों को लक्ष्य बताता हूँ। उसके पीछे कारण है कि क्योंकि पनोरमा का मुझे पता नहीं है कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के आधार पर बनाई या नहीं। अभी बनाई, नई किताब अभी आ गई है। लेकिन लक्ष्य ने जरूर पिछली बार भी बनाई थी, और मैंने ये महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा मोटी किताब नहीं थी, वो 350-400 पन्ने थे उसमें। हाँ, और क्योंकि सामान्य ज्ञान हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ते आए हैं,
तो एक पक्ष ये भी रहता है कि कोई बहुत नई बात उसमें नहीं होती है कि आपको उस पर ठहर करके उसको याद करना पड़ता है। कितनी ही बातें आप बार बार पढ़ते हैं, और एक किताब को पढ़ने का फायदा सबसे ज्यादा ये मुझे लगता है कि एक बार 2 बार 3 बार जब आप उसको पढ़ जाते हैं तो 5वीं बार में आपको वो छवि उसकी बन जाती है, इमेज बन जाती है। और 70% पेपर तो हर किताब से आता ही है, निश्चित रूप से आता है। मैं तो उसका कह रहा हूँ कि आप जो डिवाइडेशन की उसकी बात कर रहा हूँ ना, जैसे आप सिलेबस का डिवाइडेशन कीजिए, इसमें रटना पड़ता है ज़्यादा। हाँ। और रटने के लिए चीज़ों को टुकड़ों में बांटने की ज़रूरत है। आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान में आपको व्यक्तित्व पढ़ना है, तो आप पहले तो ये दिमाग में करेंगे व्यक्तित्व में क्या क्या याद करना है। आपको एक खनिज करना है तो खनिज में आप पहले तो दिमाग में करें कि मुझे क्या क्या याद करना है, फिर आप दिमाग में करिए जैसे धात्विक इतने, धात्विक इतने, ये कार्बनिक, ये जो भी है मतलब डिवाइडेशन, जो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ उसके बारे में। तो आप ऊपर से पहले दिमाग में बनाइए, फिर खांचों में बांट के उसको याद करिए, और एक बार में एक खांचे को पूरा कीजिए। और फिर बच्चे की तरह, मैं तो बच्चे की तरह आंख बंद करके उसको दिमाग में दोहराता था। इस तरह से अगर आप एक किताब को पूरा याद कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जीके में वो नहीं है, किंतु इस तरीके से ये भी है। आपको एक इसका फायदा बताता हूँ मैं। इस तरीके से आप प्रश्न या तो सही कर पाएंगे या आप छोड़ देंगे। आपको अगर नहीं आता है, आप पूरी तरह से प्रश्न को छोड़ देते हैं तो ये भी अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, इससे आपकी माइनस। हाँ, हालांकि प्रश्न पत्र को हल करने का एक अलग वीडियो बन सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप, और आपने बनाया भी था, मैंने अपने विद्यार्थियों से साझा भी किया था। इस तरीके से अलग आप मतलब उसको कर सकते हैं भाई। जो आप रटते हैं इसको, तो आपकी जो कॉमन एरर है, जो कंफ्यूजन के प्रश्न है, वो कम हो जाएंगे, और उन प्रश्नों की जितनी संख्या कम रहेगी आपके लिए उतने ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये बहुत अच्छी एक वार्ता हुई असिस्टेंट प्रोफेसर श्री बलदेव महर्षि जी से। और अब कोई और पक्ष आपको लगता है कि रह गया है या जिस पर और बातचीत की जानी चाहिए? हालांकि लगभग हमने बहुत सारी बात कर ली है। पक्ष तो हम क्या कह सकते हैं सर, इसमें ये है कि हम पता नहीं कितनी बातें कर पाए हैं। विद्यार्थियों की अपनी प्रकार की परेशानियां हैं, अपनी प्रकार की समस्याएं हैं। तो हम जितना आपने अब महसूस किया, आपने जितनी बातें कही, हम उतनी बातें कर पाए हैं। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल। और कोई ऐसी समस्या हो तो हम बार विद्यार्थियों की फ़ोन आती है और हम गाइडेंस उनको करते भी हैं। तो सभी प्रकार की परेशानियों को जानना है संभव है थोड़ा सा जी। और हमारी भी जानने की, अनुभव की अपनी एक सीमा है, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो कहा है वो आखिरी है, लेकिन हमने जो काम किया है और जिस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में मतलब अनुभव रहा उसको हमने शेयर किया है। बिल्कुल। तो हम पूरे चंदवानी सर की क्लास परिवार की ओर से श्री बलदेव महर्षि जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहे हैं। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो परीक्षार्थी हैं, जो प्रतियोगी हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या आगे आने वाली परीक्षाएं, क्योंकि ये वीडियो तो आज की तारीख में ख़त्म नहीं हो जाने वाला है, आपको आगे जो परीक्षाएं होंगी उनमें ये काम आएगा। किस तरह से परीक्षाओं की तैयारी आपको करनी चाहिए, उसमें आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभागियों के लिए हमारी अपार शुभकामनाएँ, असीम शुभकामनाएँ। आप जितने विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं, हालांकि उसकी भी अपनी सीमा है, लेकिन हमारी ये दिली तमन्ना है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे अंकों से और बहुत अच्छी मेरिट के साथ आप सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।